Welcome, my dear students, to another session of Ratio. और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so make sure to subscribe the channel and also join the Telegram channel that is Mathological. Share with others for preparing for CAT and other related examinations. ठीक है, these sessions will also be helpful for other management entrance tests apart from CAT. सबका एक बेसिक तो एक ही है, ठीक है, और अरिथमेटिक में तो चीज़ें बहुत कॉमन है, क्वेश्चंस का टाइप्स भी बहुत कॉमन है, तो दैट इज़ वाई द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर. जहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होगी वो मैं बताता चलूँगा. और आफ्टर दीज सेशंस विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैट, और फिर बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करते चलेंगे. स्टार्ट करते हैं सेशन को, और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का. क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया सवाल है. वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन में पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. अपना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है, टेक योर टाइम. और इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए जब तुम स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन, तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. ये फोकस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन बहुत टाइम मैनर में सॉल्व हो. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है तुम सही आंसर तक पहुंच पाओ, सही मेथड का अप्लाई करके सही आंसर तक पहुंच पाओ. तो टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट. नहीं समझ में आता है तो फिर ऑब्वियसली तुम सॉल्यूशन देखोगे. सॉल्यूशन देखने के बाद में उसको भी टेक अ पॉज, अंडरस्टैंड दैट सॉल्यूशन प्रॉपरली एंड देन मूव ऑन. ठीक है, फिर उसको आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो फिर उसको एक चैलेंज की तरह लो कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, और उसके बाद में फिर आगे सॉल्यूशन देखना है. जब सॉल्व कर लो उसके बाद भी सॉल्यूशन प्रॉपर्ली जरूर देखो, क्योंकि हो सकता है कि तुमने जिस तरीके से सॉल्व किया, जो मेथड अप्लाई किया है, मे बी उससे बेटर एक मेथड एग्जिस्ट करता है जिससे कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट अभी तुम्हें वो मेथड पता नहीं है, तो उसको सीखना है, ट्रेन करना है अपने आप को. ठीक है, एक बार 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 हम प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझते चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कृति, लीला एंड मानसी प्लान्ड गेट टुगेदर. कृति brings 4 mangoes whereas लीला brings 6 mangoes. तो मैंगोज का सीजन है, तो कृति हैज ब्रॉट 4 मैंगोज. 4 मैंगोज लाई है कृति, लीला और मानसी ने प्लान किया है गेट टुगेदर, तो साथ में वो मिल रहे हैं और एक पार्टी टाइप ऑर्गेनाइज किया उन्होंने. कृति 4 मैंगोज लाई है, लीला हैज ब्रॉट 6 मैंगोज, एंड सिंस मानसी डिड नॉट ब्रिंग एनी मैंगोज शी कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹60. बेसिकली हुआ है यहाँ पे 2 persons have brought in mangoes and 1 person, since Mansi did not bring any mangoes, so she contributed with ₹60. तो this is the contribution of Mansi. किस लिए contribution है उसका? क्योंकि बाकी दोनों ने mangoes contribute किए, तो मानसी ने contribute किया ₹60. क्या बात क्लियर है? कृति, लीला एंड मानसी. कृति has contributed 4 mangoes, Leela has contributed 6 mangoes, and Mansi has contributed ₹60. Now, how many rupees should Kriti and Leela respectively get, assuming each of the three consumes an equal portion of all the mangoes? ठीक है, an equal portion of the mangoes. जितने मैंगोज इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं वो सारे के सारे मैंगोज खप जाने वाले हैं, सारे मैंगोज खाए जाने वाले हैं, और जो मैंगोज खाए जाएंगे दे विल बी कंज्यूम्ड इन एन इक्वल पोर्शन, विच इंप्लाइज कि तीनों को इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज मिलेंगे. और मैंगोज के अलावा, सिंस कृति और लीला के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मानसी ने मैंगोज नहीं कंट्रीब्यूट किया, तो मानसी ने मैंगोज के जगह पे मनी कंट्रीब्यूट किया है, एंड दैट मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कृति एंड लीला. और किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? जिस प्रपोर्शन में उन्होंने मानसी के मैंगोज के लिए कंट्रीब्यूट किया है. आई रिपीट, जिस प्रपोर्शन में उन्होंने मानसी के मैंगोज के लिए कंट्रीब्यूट किया है. ऐसे समझो कि 3 पर्सन्स थे, ठीक है, और उनको अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना था पार्टी के लिए, सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन करना था. इजंट इट सो? अब यहाँ पे कृति मैंगोज लाई, लीला मैंगोज लाई, बट मानसी मैंगोज नहीं लाई. अगर मानसी भी मैंगोज लाती तो मैंगोज इक्वली कंट्रीब्यूट होते उसके बाद में, वो एक अलग स्टोरी बनता, अलग क्वेश्चन बनता उस टाइप का. बट यहाँ पे मानसी के पास मैंगोज थे नहीं, तो मानसी ने क्या किया कि वो अमाउंट लाई है, एक अमाउंट. ठीक है, वो अमाउंट इसलिए लाई है सो दैट शी कैन ऑल्सो कंज्यूम द मैंगोज, क्योंकि सब इक्वली कंज्यूम करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है इक्वली नहीं कंज्यूम करते तो डिफरेंट कंडीशन होता अगेन, बट इक्वली सबको कंज्यूम करना है. अब अगर वो सब इक्वली कंज्यूम करने वाले तो मानसी भी तो मैंगोज कंज्यूम करने वाली है, और मानसी ने मैंगोज की जगह मनी कंट्रीब्यूट किया है. तो मानसी जब मैंगोज कंज्यूम करेगी तो वो या तो कृति ने जो मैंगोज दिए हैं उनमें से आएंगे, उस पार्ट से आएंगे, या जो लीला ने मैंगोज दिए हैं उस पार्ट से आएंगे. जिस पार्ट से जितने मैंगोज आएंगे उस फ्रेंड को, या जिस फ्रेंड से जितने मैंगोज आएंगे, दैट फ्रेंड शुड बी गिवन दैट मच अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर रेशियो. क्या बात समझ पा रहे हो? अब स्ट्रेट अवे हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हमारे यहाँ 4 + 6 10 मैंगोज है, और नंबर ऑफ पर्सन है 3. 10 मैंगोज 3 पर्सन्स, बहुत नाइंसाफी है, इंटीजर में तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 1 पर्सन को कितने मैंगोज मिलने वाले हैं? 10/3, 10/3 मैंगोज मिलने वाले हैं. तो नाउ दैट इज क्लियर, कि सबको 10/3 मैंगोज मिलेंगे.
तो कृति को 10/3 मैंगोज मिल जाएंगे। ऑलरेडी उसके पास 4 मैंगोज थे, बट उसको चाहिए कितने हैं, 10/3 मैंगोज चाहिए। तो 10/3 मैंगोज कृति विल कंज्यूम, अपने पोर्शन से कंज्यूम कर लेगी। ठीक है, 10/3 मैंगोज कंज्यूम कर लेगी। कितने मैंगोज बच जाने वाले हैं, 4 माइनस 10/3, दैट विल बी 4 इज 12/3 माइनस 10/3, यानी कि 2/3 मैंगोज बच जाएंगे। दिस इज एक्स्ट्रा। एंड सिमिलरली लीला के पास है 6 मैंगोज, लीला के पास है 6 मैंगोज, लीला भी कंज्यूम करेगी 10/3 मैंगोज। तो रिमेनिंग विल बी 18/3 माइनस 10/3 विच इज 8/3 मैंगोज एक्स्ट्रा है लीला के पास में। एंड ऑब्वियसली दिस सम विल बी 10/3 ओनली। सो दिस 10/3 किसको जाएगा, दिस विल बी गोइंग टू मानसी। ये दोनों पोर्शन मिला के दिस विल बी गोइंग, दिस चंक विल बी गोइंग टू मानसी। एंड फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन मानसी विल बी गिविंग अमाउंट्स या मनी टू कृति एंड लीला। अब रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, 1:4 का रेशियो आ रहा है भाई। 2/3 और 8/3 का रेशियो कितना आ रहा है, 1:4 का रेशियो आ रहा है। एक्चुअली रेशियो निकाल लो। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 1:4 का रेशियो आ रहा है, यानी कि 5 यूनिट्स अमाउंट होना चाहिए। यानी कि अगर कृति ने जो मैंगोज दिया दैट इज 2/3, लीला ने जो मैंगोज दिया मानसी को दैट इज 8/3, तो 2/3 एंड 8/3 द रेशियो इज 1:4। यानी कि अगर कृति को 1 रुपी मिलना चाहिए तो लीला को 4 रुपीज मिलने चाहिए, बिकॉज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मैंगोज लीला हैज गिवन टू मानसी। तो टोटल अमाउंट ऑफ money that should be given to Kriti and Leela together, that is 5 units, and that 5 units must be equal to how much, ₹60, because ₹60 is the amount that is being contributed by Mansi. So ₹60 अगर 5 units के बराबर है तो 1 unit will be equal to 12, 1 unit will be equal to 12 rupees, और कृति को मिलना चाहिए 1 unit यानी कि 12 rupees मिलेगा कृति को, एंड 48 rupees 4 units यानी कि 48 rupees मिलेगा लीला को। So the contribution should be 12 rupees and 48 rupees, option C। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था, आई बिलीव समझ में आया होगा। और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एक कैट लेवल टाइप का क्वेश्चन है कि कैट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या किसी भी एग्जाम में, अगर तुम्हें रेशियो का प्रॉपर समझ है। क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, बट जो बेसिक है, जो एसेंस है, वो यही रहने वाला है। तो क्या इस एसेंस को, खुशबू को समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज a sum of rupees 6300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 11:10, and the ratio of the share of B and D is 8:9. If C receives rupees 1560, then what is the difference between the shares of A and B? Okay, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और D का जो कंबाइंड शेयर है और B और C का जो कंबाइंड शेयर है उसका रेशियो कितना है, 11:10 है। दैट रेशियो इज 11:10, यानी कि 11 रुपीज अगर ए और डी को कंबाइंड मिले हैं तो 10 रुपीज मिले हैं हमारे बी और सी को, ये तो क्लियर है। और अगर 11 रुपीज मिले हैं ए और डी को, 10 मिले हैं बी और सी को, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के लिए क्या होगा, सारे रेशियोज को दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 यूनिट्स, यानी कि टोटल अमाउंट शुड बी 21 यूनिट्स। अगर ए बी सी डी को मिला के टोटल 21 रुपीज मिला है, इन दैट केस ए और डी को मिला है 11, बी और सी को मिला है 10, बट वी नो कि टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹6300, दैट इज ₹6300। तो 21 यूनिट्स हमारा बराबर है 6300 रुपीज के, एंड इफ 21 यूनिट्स बराबर है 6300 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6300 डिवाइडेड बाई 21, यानी कि 300 रुपीज के बराबर आएगा हमारा 1 यूनिट। ठीक है, 300 रुपीज के बराबर आएगा 1 यूनिट, तो 11 यूनिट हो जाएगा 11 इंटू 300 विच इज 3300 रुपीज, और 10 यूनिट हो जाएगा 10 इंटू 300 विच इज 3000 रुपीज। क्लियर? Then question is saying ratio of share of B and D is 8:9. रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड डी इज 8:9, यानी कि बी और डी को जो अमाउंट मिला है उसका रेशियो है कितना, 8:9। लेकिन अभी हमें ये तो नहीं पता कि बी को कितना अमाउंट मिला है, ये भी नहीं पता है कि डी को कितना अमाउंट मिला है। तो थोड़ी देर के लिए इस इन्फॉर्मेशन को पॉज रखते हैं, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड पे रखते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जिसके बाद शायद हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ भी वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, हम अवॉइड करेंगे जब तक हमें वेरिएबल मानना कंपलसरी नहीं हो जाए। अगर मजबूरी है तब तो मान लेंगे, मजबूरी है तब तो मान लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, बट अगर पॉसिबल है कि उसके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो फिर हम वेरिएबल को नहीं मानेंगे। क्लियर है? ओके, सी रिसीव्स ₹1560, तो बी और सी को मिला के मिला है 3000 रुपीज, जिसमें से कि सी को मिला है ₹1560। तो इफ सी हैज रिसीव्ड ₹1560,
तो यहाँ से बी का अमाउंट हमें पता चल जाएगा कितना होगा, बी का अमाउंट होगा 3000 माइनस 1560, 3000 माइनस 1560 विच इज 1440 रुपीज, 1440 रुपीज। और साथ में हमें इंफॉर्मेशन पता है कि बी और डी का जो रेशियो है दैट इज 8:9 एंड अमाउंट विद बी इज रुपीज 1440। ठीक है, यहाँ पे जो हमने यूनिट्स निकाला है दैट इज डिफरेंट, 1 यूनिट वाज इक्वल टू 300 और बी और डी में क्लियरली है यहाँ पे कोई यूनिट डिफरेंट आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि 11x अमाउंट है और 10x है, टोटल 21x हुआ है, बट यहाँ पे मानेंगे 8y है और 9y है, और 8y की वैल्यू हमें गिवन है, y तो मानना नहीं है बट समझा रहा हूँ कि वहाँ पे x का वैल्यू अलग था, यहाँ y का वैल्यू आ गया, 1 यूनिट वहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है, तो गलती से दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, सो बी के पास अमाउंट है 8y और उसकी वैल्यू है 1440, तो 1 यूनिट की या 1y की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाई 8 कर दोगे 1440 में, तो कितना आएगा, ठीक है 18 180 आएगा, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 180, और अगर 1 यूनिट है 180 तो 9 इंटू 180 करोगे कितना आएगा, दैट वैल्यू विल बी 1440 प्लस 180 यानी 1620 रुपीज। ये अमाउंट हो गया डी के पास में। क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के शेयर्स में कितना डिफरेंस होगा, तो ए और डी के पास मिला के है 1620 और डी के पास हमें पता चल गया दैट इज 1620 रुपीज, सॉरी 3300 था ए और डी के पास में, तो ए के पास अमाउंट आ जाएगा 3300 माइनस 1620 विच इज इक्वल टू 1680 रुपीज। तो ए के पास अमाउंट है 1680, बी के पास अमाउंट था 1440, तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 1680 माइनस 1440 दैट इज 240 रुपीज। तो our answer will be 240 rupees option. Is that clear? ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज अ काउ टेक्स 5 leaps for every 4 leaps of a goat, but 3 leaps of the goat are equal to 4 leaps of the cow. What is the ratio of speed of the cow to that of the goat? जब टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे तो वहां पे भी जब अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये एक फंसाने वाला सवाल है, इसको डिस्कस करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो चाहिए। स्पीड हमेशा क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कहीं पे इस क्वेश्चन में टाइम का जिक्र है, कहीं पे टाइम मेंशन किया है। क्वेश्चन कह रहा है काउ टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ गोट। तो फर्स्ट लाइन इज सेइंग काउ टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ अ गोट। व्हाट डज दैट मीन, कि जब एक गोट 4 लीप्स लेती है, व्हेन अ गोट इज टेकिंग 4 लीप्स द काउ इज टेकिंग 5 लीप्स इन द सेम टाइम। बेसिकली सेम टाइम की ही बात कर रहा है, क्योंकि व्हेन अ गोट टेक्स 4 लीप्स द काउ इज टेकिंग 5 लीप्स। वी डू नॉट नो द टाइम वैल्यू का, टाइम हमें टाइम का वैल्यू नहीं पता है कि टाइम सेकंड्स में है, मिनट में है, कितने सेकंड है, कितने मिनट है, बट वॉट एवर टाइम दैट इज, अगर हम टाइम को टी मान लें तो इन टाइम टी काउ इज टेकिंग 5 लीप्स। ठीक है, और गोट इज टेकिंग 4 लीप्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, मिल भी नहीं सकती है, बिकॉज हमें कहीं पे भी वैल्यूज मीटर में या सेकंड में या मिनट्स में या किलोमीटर में नहीं गिवन है। तो डेफिनेटली हमें एक रेशियो मिल सकता है स्पीड का, डेफिनेट वैल्यू कभी भी नहीं मिल पाएगी, और रेशियो ही चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इन टाइम टी काउ इज टेकिंग 5 लीप्स, गोट इज टेकिंग 4 लीप्स, बट साथ में नेक्स्ट लाइन, आगे की लाइन ये भी बताती है दैट 3 लीप्स ऑफ द गोट आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ काउ, विच इंप्लाइज दैट लीप, लेंथ ऑफ द लीप या जंप का जो लेंथ है दैट इज नॉट इक्वल फॉर गोट एंड काउ, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, वो इक्वल नहीं है, यानी कि 3 लीप्स ऑफ गोट is equal to 4 leaps of cow. Okay, 3 leaps of goat is equal to 4 leaps of cow, यानी कि गोट और काउ का जो लीप का लेंथ है उसका वैल्यू क्या आएगा, गोट अपॉन काउ का लीप का लेंथ कितना आएगा। ठीक है, या तो लीप ऑफ गोट इज इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ काउ, तो लीप ऑफ गोट डिवाइडेड बाय लीप ऑफ काउ का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4/3, 4/3 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है, 4/3 आ गया, यानी कि अगर हम एज्यूम करें लेट अस से लीप ऑफ गोट 4 मीटर का है तो लीप ऑफ काउ विल बी 3 मीटर्स।
4 मीटर्स एंड 3 मीटर्स, या 8 मीटर्स एंड 6 मीटर्स, कोई भी वैल्यू मान लो, ठीक है। तो अगर लीप ऑफ गोट का लेंथ जो हमारा है, लेंथ ऑफ पर लीप, टोटल नंबर ऑफ लीप्स तो हमें पता चल गई, दैट इज 5 लीप्स एंड 4 लीप्स, बट एक लीप में कितना लेंथ कवर कर रही है काऊ और कितना लेंथ कवर कर रही है गोट, इसका रेशियो क्या आएगा? ये भी वैल्यू रेशियो ही है हमारा, क्योंकि टाइम टी हमें गिवन नहीं है। लेंथ का रेशियो कितना आ रहा है? 4 एंड 3 का। और गोट एंड काऊ के लिए तो 3:4 हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो ऑर्डर है वो उल्टा है, अभी गलती होने वाली थी, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। इंटेंशनली जो इन्फॉर्मेशन है वो स्वैप करके दिया हुआ था एग्जाम में फंसाने के लिए, ठीक है। तो 3:4 का रेशियो हो जाएगा। अब ये मीटर में हो किलोमीटर में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं। क्या बात समझ पा रहे हो कि हमारा जो लीप का रेशियो है काऊ और गोट का, दैट इज 3:4। गोट और काऊ का है 4:3, बट क्योंकि ऑर्डर हमने चेंज किया है, दैट इज वाई 3:4 हमने लिख दिया। अब टाइम टी में जितनी लीप्स ली है, हर एक लीप का हमें लेंथ पता है, तो टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा सेम टाइम में, क्योंकि स्पीड होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सेम यूनिट ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगे, सेम यूनिट ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगे, उससे हमें स्पीड मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि टाइम की वैल्यू जब हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, तो सेम जब तक टाइम होगा हमें स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और अगर टाइम कांस्टेंट है, इफ टाइम इज कांस्टेंट, आइडियल प्रोपोर्शनलिटी में ये क्वेश्चन भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है। जब टाइम हमारा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या फिर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। व्हाट डज दैट इम्प्लाई? कि अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, या जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम जो हमें डिस्टेंस का रेशियो मिलने वाला है वही सेम हमारा स्पीड का रेशियो भी होगा, बिकॉज टाइम सेम है दोनों के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। बाकी जब एक बार हम प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन करेंगे, वेरिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे इन कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझेंगे। क्या बात क्लियर है? तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है? इन केस ऑफ काउ दिस विल बी 5 × 3 यानी कि 15 यूनिट्स। इन केस ऑफ गोट दिस विल बी 4 × 4 यानी कि 16 यूनिट्स। तो रेशियो ऑफ स्पीड्स आ जाएगा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है, डिस्टेंस इन टाइम टी, ठीक है। तो डिस्टेंस इन टाइम टी का रेशियो आ रहा है 15:16, और यही सेम हमारा स्पीड का भी रेशियो आएगा, दैट इज 15:16। क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ काउ टू गोट, ऑर्डर सेम है 15:16, ऑप्शन डी आंसर आएगा। क्लियर? ओके। बाकी इस पर कुछ बढ़िया सवाल आगे के सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the number of candidates who had applied for an examination if it is known that the ratio of selected to non-selected candidates was 14:25. In case if 35 less candidates had applied and 10 less had been selected, the ratio of selected to applied would have been what? 3:8. ध्यान ये देना है, पहले वाले स्टेटमेंट में द क्वेश्चन इज सेइंग सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो, बट सेकंड स्टेटमेंट में क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्टेड और अप्लाइड का रेशियो, ठीक है। सेलेक्टेड और अप्लाइड का रेशियो, अप्लाइड में तो सारा टोटल आ जाएगा, चाहे सेलेक्ट हुए ना सेलेक्ट हुए, यानी कि अप्लाइड विल बी इक्वल टू सेलेक्टेड प्लस नॉन सेलेक्टेड, इजंट इट सो? और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड, नहीं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें चाहिए, ठीक है। सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो इनिशियली हमें क्या गिवन है? दैट इज 14:25। तो 14 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, 25 आर नॉन सेलेक्टेड, रिजेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना हो जाएगा? अप्लाइड कितना हो जाएगा? अप्लाइड विल बी 14 + 25 यानी कि 39 यूनिट्स, 39 यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर है? जैसे ही ये बात हमें क्लियर होती है तो एक बात और हमें समझ में आती है, अगर ऑप्शंस गिवन है, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोनों के हिसाब से सीखेंगे, अल्टीमेटली एग्जाम में ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे, थीटा फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई उसके हिसाब से भी सीखेंगे, और बाकी ओमिट्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ऑप्शंस गिवन होंगे। अगर हमारा अप्लाइड टोटल 39 आ रहा है तो क्लियरली हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि अप्लाइड के लिए पूछा गया है, तो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 39, मल्टीपल ऑफ 39। क्या बात समझ पा रहे हो? और जैसे हमें पता चल गया दिस इज मल्टीपल ऑफ 39, तो 175 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 39, 204 41 का मल्टीपल है, 205 41 का मल्टीपल है, 175 हमारा 35 का मल्टीपल है, 195 एक मल्टीपल आ रहा है 39 का, और 390 तो क्लियरली दिख रहा है 10 टाइम्स है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा या फिर डी होगा, दोनों में से कौन होगा ये तो चेक करना पड़ेगा, बट यहां तक क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन केस इफ 35 लेस कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, तो टोटल जो अप्लाइड का नंबर है 35 कम होता, -35 होता, एंड 10 लेस हैड बीन सेलेक्टेड, अभी जितने सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 10 लेसर सेलेक्ट होते, यानी कि 10 कम हो जाते हैं सेलेक्टेड में से,
टोटल 35 लेस हुए हैं, टोटल अप्लाइड में से 35 लेस हुए हैं, 10 लेस सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि बाकी बचे हुए जो डिफरेंस हमारा है वो कहां पे आएगा, वो नॉन सेलेक्टेड में आएगा। टोटल 35 कम ने अप्लाई किया है, अगर 35 कम ने अप्लाई किया है तो इस 35 कम में से 10 तो वो हैं जो सिलेक्टेड में से कम हुए, जो सेलेक्ट हुए थे पहले, ठीक है, अभी हमने उनको हटा दिया लिस्ट में से, यानी कि जो बचे हुए 25 हैं वो नॉन सेलेक्टेड वाले होंगे, और इनको भी रिमूव करेंगे तो -25 होगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, -25 होगा। जस्ट इन केस क्वेश्चन में ऐसा होता, ठीक है, जो है नहीं पर अगर होता कि 35 ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता एंड 10 लेस हैड बीन सेलेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन कहता है 35 ज्यादा ने अप्लाई किया है लेकिन सेलेक्टेड में 10 कम हो गए, सेलेक्टेड में 10 कम हो गए, तो अब हमारा बचा क्या है, नॉन सेलेक्टेड बचा है। नॉन सेलेक्टेड पे क्या फर्क आएगा भाई, 35 नंबर बढ़ा है बट सेलेक्टेड में 10 कम हो गया है, तो अब ये जो सेलेक्टेड में 10 कम हुआ है ये भी नॉन सेलेक्टेड को मिलेगा, जो 35 इंक्रीज हुआ है ये भी नॉन सेलेक्टेड को मिलेगा, यानी नॉन सेलेक्टेड में ये 35 इंक्रीज की वजह से भी आएगा नंबर, और सेलेक्टेड में जो 10 कम हुआ है इसकी वजह से भी नंबर आएगा, यानी कि टोटल नॉन सेलेक्टेड में 45 का इंक्रीज आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये तब आता जबकि 35 इंक्रीज हुआ था, इस क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन में तो स्ट्रेट अवे है 35 का डिक्रीज आया जिसमें से 10 का डिक्रीज आया सेलेक्टेड में, सो 25 का डिक्रीज आएगा नॉन सेलेक्टेड। बट अदरवाइज जहां पे एक जगह पे प्लस करना है, एक पे माइनस करना है, तो वहां पे इस बात को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। क्लियर? ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अप्लाइड वुड हैव बीन 3:8। सेलेक्टेड टू अप्लाइड का रेशियो है 3:8 का, तो इफ सेलेक्टेड आर 3, अप्लाइड 8 हो जाएगा, अप्लाइड 8 हो जाएगा, बट अप्लाइड हमारा सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का सम टोटल है, यानी कि नॉन सेलेक्टेड 5 होंगे, तो 3:5 का रेशियो आएगा सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का, और 3:8 का रेशियो आएगा सेलेक्टेड और अप्लाइड का। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब क्योंकि अल्टीमेटली हमसे क्वेश्चन में अप्लाइड के लिए ही पूछ रहा है तो हम अप्लाइड के लिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, और या फिर सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। देखो मैं सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड से सॉल्व करूंगा बिकॉज यहाँ पे हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं जब हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 25 कंफर्टेबल वैल्यूज मिल रही है, 39 का टेबल मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई हम इस डेटा को यूज करेंगे, और लास्ट में जो हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा, लेट अस से दिस इज 14x, दिस इज 25x, तो टोटल 39x हो जाएगा, 39x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन में आते हैं, 14x टोटल नंबर था सेलेक्टेड का, 10 कम हो गया, डिवाइडेड बाई 25x टोटल नॉन सेलेक्टेड थे, 25 कम हो गया, and this ratio is equal 3:5, 3/5। ओके, क्लियर? तो क्या वैल्यू आएगा, 14x into 5 that is 70x minus 50 and that is equal to 75x minus 75, 75x minus 70x will be 5x, that will be equal to 25, यानी कि यहाँ से x will be equal to 5, x equal to 5 आ गया, और अगर x equal to 5 आ गया तो क्वेश्चन हमारा डन हो गया। 39x यानी कि 39 into 5 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 195। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा, क्योंकि इनिशियली नंबर ही पूछ रहा है, दैट विल बी 195। ओके, बिकॉज दिस इज इन केस इफ, अगर ऐसा होता तो, ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर अर्थ गोल नहीं होती तो क्या होता, अगर सन और थोड़ा दूर होता तो क्या होता, तो ये सब तो ख्याली पुलाव है, सोची हुई बातें, एक्चुअल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन जब हमसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड, तो ये ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक्चुअल नंबर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 39x के बारे में बात कर रहा है, फाइनल सिचुएशन के बारे में ये बात नहीं कर रहा है, बिकॉज फाइनल सिचुएशन तो ये जो कर रहा है ये इन केस इफ है, अगर ऐसा होता तो ये होता, ठीक है, बट ये हुआ नहीं, तो दैट इज वाई हमें जो नंबर निकालना है दैट विल बी 39x। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑप्शन में अगर 160 दिया हो तो वो आंसर नहीं होगा, आंसर अपना 39x ही होगा। क्लियर? ओके, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब अपन सॉल्व कर रहे थे, जैसे ही हमारा ये वैल्यू आया तो हम 5 कैंसिल आउट भी कर सकते थे, ठीक है, तुमको ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमें 5 दिख रहा है तो 5 को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे बचता 5x और यहाँ पे बचता 5, उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहाँ पे भी तुम्हें कॉमन फैक्टर दिख रहा हो तो प्रॉपर्ली कैंसिल आउट करना है, ये ध्यान रखना है। कैंसिल आउट करने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमने क्या किया, 25x माइनस 25 में से पहले 5 को कॉमन लिया है और उसके बाद में 5 को कैंसिल आउट किया है, तो हमारा 5x माइनस 5 बच रहा है। बट जब भी कैंसिल आउट करोगे तो ध्यान देना है, चीज़ों को ध्यान देना है अच्छे से कि तुम जो कैंसिल आउट कर रहे हो उसके बाद में प्रॉपर, ऐसा नहीं है एक जगह पे 5 कैंसिल आउट करे दूसरी जगह पे नहीं किया, ऐसी गलतियां करोगे तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा गड़बड़। दैट इज वाई प्रॉपर्ली पहले सॉल्व करके बताया, और फिर बाद में तुम्हें ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, वहाँ पे कैंसिल आउट जरूर करोगे, क्योंकि उससे तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कुछ सेकंड तो जरूर बचाओगे अपने, और कुछ सेकंड जो बचाओगे वो किसी और क्वेश्चन में इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारा बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A bag contains rupees 560 in the form of 1 rupee 50 पैसे and 25 पैसे coins। तो टोटल रुपीज 560 है,
और किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। और रेशियो हमें क्या गिवन है कॉइन्स का, 3, 4 और 12 का रेशियो गिवन है। तो 1 रुपी के कॉइन्स है, 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन्स है। 50 पैसा यानी कि 0.5 रुपी, 25 पैसा यानी कि 0.25 रुपी। एंड रेशियो ऑफ द कॉइन्स है 3:4:12। So we have to find total value in rupees of the 25 paise coins present in the bag. Total value in rupee of the 25 paise coins. 25 पैसे कॉइन से टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। तो अगर 1 रुपी के 3 कॉइन्स होंगे तो अमाउंट बनेगा हमारा 3 रुपीज का, 3 रुपीज का। 4 कॉइन्स होंगे 50 पैसे के तो अमाउंट बनेगा 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 विच विल बी इक्वल टू 2 रुपीज, ठीक है। ये तो हमारा नंबर बन रहा है, नंबर का रेशियो है। तो रुपीज में रेशियो क्या आएगा, 3, 2 आया, और यहाँ पे होगा 12 इंटू 0.25 विच विल बी इक्वल टू 3, 3:2:3। टोटल अमाउंट आ गया 3 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। और 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 560 रुपीज, 560 रुपीज, यानी कि 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 70 के, 70 के। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टोटल वैल्यू ऑफ द 25 पैसे कॉइन्स प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स नहीं पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स का मतलब ये हुआ कितने कॉइन्स हैं, ये पूछेगा। तो इसका मतलब हुआ कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। बट अगर टोटल वैल्यू पूछ रहा है तो दैट इंप्लाइज कि अगर n कॉइन्स हैं तो n में मल्टीप्लाई करोगे 0.25 रुपीज का, ये अमाउंट हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट विल बी द वैल्यू। तो नंबर इज डिफरेंट, वैल्यू इज डिफरेंट। इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू इन रुपीज। सो क्या आंसर आएगा हमारा, 3 यूनिट्स वैल्यू है तो 3 यूनिट्स में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 70 के बराबर है, 3 इंटू 70, तो दैट विल बी 210 रुपीज, 210 रुपीज। नंबर ऑफ कॉइन्स n कितना होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, 0.5 रुपीज का एक कॉइन है तो 210 रुपीज टोटल है, 210 डिवाइडेड बाई 0.25 या 210 डिवाइडेड बाई 1/4, तो 210 इंटू 4 यानी कि 840 कॉइन्स आ जाएंगे 25 पैसे के, 840 कॉइन्स आ जाएंगे 25 पैसे के। सिमिलरली 2 यूनिट्स हमारा वैल्यू आ रहा है 0.5 रुपीज का, 1 यूनिट है 70, यानी कि 140 रुपीज के हमारे कॉइन्स हैं 50 पैसे के। और नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा आ जाएगा 140 बाई 0.5 या 140 इंटू 2 विच इज 280 कॉइन्स। एंड सिमिलरली 210 रुपीज 3 इंटू 70, 210 रुपीज हमारे आ रहे हैं 1 रुपी कॉइन्स के यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे, क्योंकि 1 रुपी का ही कॉइन है तो 210 ही हमारे कॉइन्स भी होंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 25 paisa, 50 paisa and 1 rupee coins. There are 220 coins in all and the total amount in the bag is rupees 160. If there are thrice as many 1 rupee coins as there are 25 paisa coins, then what is the number of 50 paisa coins? तो हमारे पास coins है 25 पैसे के, 50 पैसे के एंड 1 रुपी के। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 220 हैं, दैट इज फाइन। टोटल अमाउंट इन द बैग इज रुपीज 160, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। इफ देर आर थ्राइस एज मेनी 1 रुपी कॉइन्स एज देर आर 25 पैसा कॉइन्स, तो 25 पैसे के कॉइन्स अगर हमारे 1 यूनिट हैं तो 3 टाइम्स है हमारे पास 1 रुपी के कॉइन्स, थ्राइस एज मेनी, यानी कि अगर 1x 25 पैसा कॉइन्स है तो 3x हमारे पास 1 रुपी के कॉइन्स होंगे। नंबर की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ कॉइन्स की। और फिर 50 पैसा से कोई भी कनेक्शन गिवन नहीं है, कोई कनेक्शन गिवन नहीं है, ठीक है। और टोटल हमारे पास कॉइन्स है 220, ओके। तो दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो ऐसा सोच लो कि हम y मान लें 50 पैसा कॉइन्स को, y मान लें, या फिर ऐसे देखें टोटल कॉइन्स हमारे पास 220 हैं, तो दिस इज 1x कॉइन्स, दिस इज 3x कॉइन्स, टोटल हो गए 4x कॉइन्स 25 पैसे 1 रुपी के मिला के। 220 में से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए 220 माइनस 4x, तो ये कौन से कॉइन्स होंगे, ये हमारे हो जाएंगे 50 पैसा के कॉइन्स। इज दैट इट? सो these will be 50 paisa coins, तो 220 minus 4x are 50 पैसा coins। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टोटल अमाउंट है रुपीज 160, रुपीज 160, ओके। सो स्ट्रेट अवे देख लेते टोटल वैल्यू कितना आएगा,
1x से मल्टीप्लाई करोगे 25 पैसे से, 25 पैसा से, ठीक है, 25 पैसा से, यानी कि 0.25x हो जाएगा। तो वैल्यू में आएगा दिस विल बी 0.25x। 220 माइनस 4x में यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 0.25 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से या 1/2 से, ठीक है, 1/2 से, ठीक है। तो जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई 220 हो जाएगा हमारा 110 और 4x हो जाएगा 2x, तो 110 माइनस 2x, दिस विल बी द अमाउंट फॉर 50 पैसा कॉइन्स। एंड फॉर 1 रुपी कॉइन्स के लिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा अमाउंट हमारा, और तीनों को ऐड कर दोगे, सो दिस एडिशन विल बी इक्वल टू ₹160 160। तो 3x माइनस 2x आ गया x प्लस 0.25x, तो 1.25x प्लस 110 इज इक्वल टू 160। तो 1.25x इज इक्वल टू 50। डेसिमल हटाओगे, आगे 2 नंबर्स थे तो 2 0 ऐड हो जाएंगे, तो x यहाँ से आ जाएगा 5000 बाई 125 बाई 125। 125 इंटू 8 होता है 1000, ठीक है। तो 125 से सीधे सीधे जाएगा ये, बेसिकली 4 टाइम्स 500 होता है, तो 40 आ जाएगा वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। क्वेश्चन में x की वैल्यू तो पूछी नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। नंबर 50 पैसा कॉइन्स 220 माइनस 4x आ जाएगा, तो दिस आंसर विल बी 220 माइनस 4 इंटू 40, 220 माइनस 160, एंड हेंस 60 कॉइन्स विल बी अवर आंसर, ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर स्टार्ट में तुम्हें ये बात नहीं क्लिक कर रही थी कि 50 पैसा कॉइन्स 220 माइनस 4x होंगे, वैसे तो क्लिक करेगी, बट नहीं क्लिक कर रही थी, तो तुम y मान लेते वहां पे, y मान लेते, इक्वेशन बनाते, तब भी इक्वेशन बनाने में तुम्हें 160 का यूज 220 का यूज करना पड़ता कि x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 220। तो वहां से भी तुम्हारा अल्टीमेटली y विल बी इक्वल टू 220 माइनस 4x ऑनली, क्लियर। और टोटल फिर वैल्यू में y का वैल्यू रिप्लेस करके सेम इक्वेशन बन जाता। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain amount x is sufficient to pay the wages of worker A for 55 days. It is also sufficient to pay the wages of worker B for 66 days. Find the number of days for which the amount x is sufficient to pay the wages of both the workers A and B. दोनों वर्कर्स ए और बी को पे करने के लिए कितने दिन तक हमारा अमाउंट जो एक्स है वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, अमाउंट एक्स है, सफिशिएंट टू पे का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अमाउंट एक्स को यूज करें तो वर्कर ए को 55 डेज तक पे कर सकते हैं, वर्कर बी को 66 डेज तक पे कर सकते हैं। तो एक टाइम पे हम एक ही वर्कर को पे कर रहे हैं, इजंट इट सो? तो यानी कि एक्स हमारा क्या है, वर्कर ए का हम डेली वेज अगर मान लें कि दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। ठीक है, डेली वेज अगर वर्कर ए का डब्ल्यू ए है तो 55 डेज तक अगर हम पे करते हैं अमाउंट तो हमारा एक्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा एक्स अमाउंट से हम इतना पे कर सकते हैं। ठीक है, दिस मच वी कैन पे। एंड सिमिलरली वी कैन पे वर्कर बी, अगर वर्कर बी का डेली वेज डब्ल्यू बी है तो वी कैन पे वर्कर बी फॉर 66 डेज बाय द सेम अमाउंट, बाय द सेम अमाउंट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ फॉर विच द अमाउंट एक्स इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ द वर्कर्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या यहाँ से हमें वर्कर ए और वर्कर बी के वेज का रेशियो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी हमारा आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 66 बाई 55। 11 से काटोगे तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 5, यानी कि 6/5 ये वेजेस का रेशियो आ गया। लेट अस अज्यूम कि 6 रुपीज वेज है ए का, 5 रुपीज वेज है बी का, क्योंकि ऐसा हमें एंड में वेज के बारे में तो पूछा नहीं है, तो हम कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, 6 और 5 एज्यूम कर सकते हैं, या कोई भी मल्टीपल एज्यूम कर सकते हैं, 12 और 10 भी एज्यूम कर सकते हैं, 18 और 15 भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी। सबसे सिंपल वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 6 रुपीज एंड 5 रुपीज, दीज आर द वेजेस। तो क्या यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर हम वेज ए का देखें तो 6 रुपीज है, यानी कि एक्स हो जाएगा 6 इंटू 55, दैट इज 330 रुपीज। ओके, 330 रुपीज यहाँ पे हमने सिर्फ रुपी में मान लिया है। ठीक है, अगर रुपी में नहीं मानते तो हम ये मान सकते थे कि ए का वेज हो जाएगा 6p, बी का 5p, कोई भी अननोन p जहां पे एक वेरिएबल है, तो 6p और 5p मान लिया, तो हमारा जो x अमाउंट है वो कितना आ जाता है? इस केस में x आ जाता 55 इंटू 6p, यानी कि 330p आ जाता। बात एक ही है, बस p को हमें, क्योंकि क्वेश्चन की इस्तेमाल के क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें p की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए p को हमने किनारे कर दिया। ठीक है, और सिर्फ हमने एज्यूम कर लिया 6 रुपीज और 5 रुपीज, तो हमारा एक्स अमाउंट आ गया है 330 रुपीज। अदरवाइज 330 का मल्टीपल होगा, जो ये बात मैंने यहां से समझाने की कोशिश की है।
क्लियर, ठीक है। सो दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, बट बेटर अप्रोच ये होगा जहां पे हम वेरिएबल को पूरी तरह से हटा दे रहे हैं। तो एक्स हमारा आ गया 330। क्वेश्चन पूछा है फॉर हाउ मेनी डेज अमाउंट एक्स इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ द वर्कर्स। तो एक वर्कर का वेज है 6 रुपीज, वर्कर ए का, वर्कर बी का वेज है 5 रुपीज। टोटल वेज कितना आ जाएगा, वर्कर ए प्लस वर्कर बी का टोटल वेज आ जाएगा 6 + 5 विच इज 11 रुपीज। तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच द अमाउंट विल बी सफिशिएंट दैट विल बी इक्वल टू, टोटल वेज है, टोटल अमाउंट है 330 रुपीज का एक्स, और डिवाइड कर दोगे एक दिन का वेज ए और बी का, दैट इज 11 रुपीज, 330/11। तो आंसर विल बी 11 से जाएगा 3 टाइम्स 30 टाइम्स, तो 30 डेज के लिए सफिशिएंट होगा, 30 डेज के लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर, ठीक है। टाइम एंड वर्क में इस टाइप के और अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेपरेटली बेसिकली देखो दो ही हमारे टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक फॉर्म करते हैं, वन इज रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड द अदर इज परसेंटेज। और फिर इसके बाद में नंबर सिस्टम भी कुछ कुछ कहीं कहीं पे हेल्प करता है, बट अदरवाइज दीज टू टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको तुमने कंफर्टेबली अच्छे से समझ लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज को, नंबर्स में भी थोड़ा सा डीलिंग जो है वो बेहतर हो गया, तो डेफिनेटली तुम अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्रैक कर लोगे, बेसिकली कोई भी से मतलब हुआ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे इजीली। क्या बात समझ पा रहे हो? इसलिए डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो प्रोपोर्शन में परसेंटेज में अच्छे से टाइम देना है तुमको, अच्छे से समझना है, हर तरह के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट जब हम बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पे हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A mixture of cement, sand and gravel in the ratio of 1:2:4 by volume is required. A person wishes to measure out quantities by weight. He finds that the weight of 1 cubic feet of cement, sand and gravel is 94, 100 and 110 kg respectively. So what should be the respective ratio of cement, sand and gravel by weight in a proper mixture? तो एक मिक्सचर है हमारा सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का, और रेशियो है 1:2:4 का वॉल्यूम से। वॉल्यूम में हमें किस रेशियो में मिक्स करना है, 1:2:4 के वॉल्यूम में मिक्स करना है। यानी कि अगर 1 यूनिट हम सीमेंट लेंगे, 2 यूनिट्स हम सैंड लेंगे, 4 यूनिट्स हम ग्रेवल लेंगे। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अ पर्सन विशेस टू मेजर आउट क्वांटिटीज बाय वेट। तो वेट से मेजर करता है एक पर्सन। ही फाइंड्स आउट दैट द वेट ऑफ 1 क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट मतलब क्या हुआ, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। तो वेट ऑफ 1 क्यूबिक फीट ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल इज 94, 100 एंड 110। यानी कि सेम वॉल्यूम के लिए 1 क्यूबिक फीट से मतलब क्या हुआ, सेम वॉल्यूम। 1 क्यूबिक फीट की बजाय कोई भी और वैल्यू भी दिया होता, लेट अस से 10 क्यूबिक फीट दिया होता, 20 क्यूबिक फीट दिया होता, तब भी वॉल्यूम सेम है। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है सेम वॉल्यूम का जो वेट है वो 94, 100 एंड 110 है, सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का, ठीक है। तो क्वेश्चन फाइनली पूछ रहा है व्हाट शुड बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल बाय वेट इन द प्रॉपर मिक्सचर। क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो तो हमें क्वेश्चन ने पहली लाइन में ही दे दिया 1:2:4 का, और सेम वॉल्यूम के लिए जो वेट है उसकी वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो सेम वॉल्यूम के लिए जो वेट है उसकी वैल्यू भी गिवन है, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है। सो दैट इज 94 kg फॉर सीमेंट। सैंड के लिए ऑर्डर ध्यान देना ऐसे केसेस में हमेशा, सैंड के लिए 100 kg है और 110 kg है ग्रेवल के लिए। क्लियर, तो हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी गिवन है। अगर तुम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम में वेट पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्लियरली हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वेट मिलने वाला है टोटल मिक्सचर में। टोटल मिक्सचर में वेट मिलने वाला है, बेसिकली वेट का रेशियो मिलने वाला है, बिकॉज पहला वाला जो हमारा है वो वॉल्यूम का रेशियो है, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। और सेकंड वाले में हमें 1 क्यूबिक फीट का दिया है, तो डेफिनेटली अगर हमें वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू दी होती तो हमें टोटल वेट मिल जाता, ठीक है। बट हमें क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो गिवन है तो फाइनली हमें वेट का रेशियो ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, क्लियर है। तो क्या वैल्यू आएगा, 94 × 1 दैट इज 94 फॉर सीमेंट, 100 × 2 200 फॉर सैंड एंड 110 × 4 दैट इज 440 फॉर ग्रेवल। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 47 is 200 is to 220। तो दिस विल बी अवर रेशियो बाई वेट, 47 is to 100 is to 220। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। जस्ट इन केस हमें 1 क्यूबिक फीट की बजाय लेट अस से 5 क्यूबिक फीट का वैल्यू दिया होता, ठीक है, और तब वैल्यू दिया होता हमें 94 kg, 100 kg एंड 110 kg। जस्ट इन केस अगर हमें ये वैल्यूज दिया होता, तब भी क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है तो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें 5 से डिवाइड करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि रेशियो में ये फर्क नहीं आने वाला है। बट अगर हमें एक्चुअल नंबर निकालने पड़ते तो फिर 5 क्यूबिक फीट से सबसे पहले हम कन्वर्ट करते 1 क्यूबिक फीट में और उसके बाद में मल्टीप्लाई करते। अगर हमें एक्चुअल वॉल्यूम दिया होता और हमें एक्चुअल टोटल वेट निकालना होता इंस्टेड ऑफ रेशियो। रेशियो में तो फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर लिए 5 और 6 और हम दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करें सेम नंबर से, ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड कर दें। जैसे हमने 15 और 6 लिए हैं ताकि तुम्हें तुरंत समझ में आए। 15 और 6 लिए हैं रेशियोज हमारे। अगर हम इसको दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो नया रेशियो में मिलने वाला दैट इज 5:2। तो ये दोनों रेशियोज में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। तो अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल नंबर पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो जहां पे हमें एक्चुअल नंबर निकालना है वहां पे हमें हमेशा ये फोकस करना है कि हमारा वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली हमें वैल्यू क्या डिजायर्ड है और इस हिसाब से ध्यान देना है। अगर रेशियो है तो फिर कई बार हमारा जो मल्टीपल है वो रेशियो में फर्क नहीं डालेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, रेशियो में चेंज नहीं आएगा। तो हम कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी किया है, रेशियो आया इसके बाद में 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो तब भी सेम आएगा। या रेशियो हमें हो सकता था एग्जाम में जो गिवन होता तो ऑप्शन ना गिवन होता, सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई करके दी होती, तब भी रेशियो सही होता, जो मैंने पहले सेशन में डिस्कस किया था। अगर तुमने वो सेशन देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो हमारा 1 क्यूबिक फीट में वैल्यू आता 94/5, 100/5 एक्चुअल नंबर्स में एंड 110/5। बट रेशियो में दोनों बातें एक ही हैं, जो यहाँ कहा जा रहा है वही यहाँ पे भी है, तो रेशियो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ओके। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट आए तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है। तुम बहुत सारे बच्चों क्या करते हो, तुम लाइक ही नहीं करते हो सेशन को, ठीक है। तो अपना फीस तो प्रॉपर्ली पे करो, सेशन को लाइक करो अगर पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो अलग की बात है, नहीं पसंद आया तो भी अपना फीडबैक दे सकते हो, कहाँ पे तुम्हें डाउट रहा है, कहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आई है, कहाँ पे अटका सवाल तुम्हारा, कौन से क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आया, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना ताकि वो भी डेफिनेटली बेनिफिट ले सकें और चीज़ों को समझ सकें और अपना जो मैथमेटिक्स का जो एंग्जाइटी है उसको खत्म कर सकें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज कैट जैट MBA, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप तो कैट जैट MBA है, बट उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल दैट इज मैथोलॉजिकल, ओके। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।